नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जुडिशरी जंक्शन के एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम AIB 20 के लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL के बारे में पढ़ेंगे और जिसमें कि होगा ये कंप्लीट लेक्चर और उसमें होंगे साथ साथ में केस लॉज। ठीक है, इसके पहले हमने AIB 20 के लिए PYQ देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन के और कॉन्ट्रैक्ट के। वो भी हमने 10 साल के पेपर्स देखे थे उसमें। तो आप अगर चाहें तो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसका लिंक जो है यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से जाकर के आप वो दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा। पहले मैं जो है PIL के PYQ ले आने वाली थी, लेकिन फिर ये हुआ कि अभी मैं उसमें कॉन्सेप्ट भी समझाती आपको। तो PIL जो है उसमें कोई सेक्शन बेस्ड तो है नहीं, ये सिर्फ जुडिशियल डिसीजन पर बेस्ड है। तो वहां पर मैं क्या बीच बीच में समझाती, ये थोड़ा सा अटपटा हो जाता आपको समझने के लिए। इसके लिए मैंने ये किया है कि पहले मैं इसकी पूरे कंप्लीट लेक्चर करवा देती हूँ, उसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम PIL के कंप्लीट PYQ देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। देखिए, जनरली क्या होता है कि अगर किसी भी व्यक्ति के राइट्स का वॉयलेशन होता है तो वही जाता है कोर्ट में और वही दाखिल करता है एक याचिका को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर PIL क्या है, आप नाम से समझ पा रहे होंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी इसको बोलते हैं हिंदी में जनहित याचिका। मतलब आप कोई याचिका दाखिल कर रहे हैं किसके संबंध में, समाज के हित में। मतलब आप उसके पक्षकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप जाकर के कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्या है ये सिद्धांत, ये है PIL का सिद्धांत। अभी आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। एक और बात बता दूं मैं वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ये PDF वहां से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक वर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लोकस स्टैंडाई। अब ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं, फिर हम समझेंगे PIL क्या होता है। तो लोकस स्टैंडाई का अगर हम एक साधारण सा मतलब देखें तो उसका ये मतलब होता है राइट ऑफ अ पर्सन टू अपीयर एंड बी हर्ड बिफोर अ कोर्ट। अगर आप कभी कोर्ट गए हों या फिर आपने कहीं भी सुना होगा एक वकील को दूसरे वकील से कहते हुए या फिर जज को वकील से ये कहते हुए कि आपको इस केस में लोकस स्टैंडाई नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि जो बात वो कह रहे हैं उसको कोर्ट में रखने का उनको अधिकार नहीं है। इसका मतलब होता है राइट हर्ड बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, राइट ऑफ अ पर्सन टू अपीयर एंड हर्ड बिफोर अ कोर्ट, मतलब अदालत में जाने और सुने जाने का कानूनी अधिकार। तो यही बात कहते हैं एक वकील दूसरे वकील से कि आपको इस केस में लोकस स्टैंडाई नहीं है, मतलब आप जो है इस कोर्ट के समक्ष जो खड़े हैं उसका आपको अधिकार ही नहीं है। अब पहले क्या होता था, लोकस स्टैंडाई क्या होता था? लोकस स्टैंडाई यहाँ तक सीमित था कि सिर्फ उस व्यक्ति को था जो उसका पक्षकार हो। अब मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल ए है, एक बंधुआ मजदूर है, ये क्या कर रहा है, एक फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब अगर मान लीजिए कि ये जो बंधुआ मजदूर है इसको इसके राइट्स का तो यहाँ पे वॉयलेशन हो रहा है, बट अगर ये कोर्ट जाता है तभी इसकी बात सुनी जाएगी। अगर इसके बिहाफ पर कोई अदर पर्सन कोर्ट जाता है तो उसकी बात नहीं सुनी जाती थी। ये कब का मामला था? जब PIL का कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं आया था, तब का ये कॉन्सेप्ट था कि जिसके राइट्स का वॉयलेशन हुआ है वही कोर्ट जाएगा। ये क्या था? लोकस स्टैंडाई था। मतलब लोकस स्टैंडाई इसको नहीं कहेंगे, बल्कि ये था कि लोकस स्टैंडाई का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित था, सिर्फ यहाँ तक सीमित था कि जो पार्टीज हैं वही कोर्ट जा सकती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं PIL पर। देखिए, अब ट्रेडिशनल रूल क्या था कि जो पहले एग्रीव्ड पर्सन था, यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो मैंने अभी बताया एग्जांपल में, वही केस दाखिल कर सकता था। लेकिन मॉडर्न रूल क्या आया? PIL के कारण क्या आया कि अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि लोकहित याचिका या जनहित याचिका भी इसको कहते हैं, इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति, भले इसका सीधा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हो, अगर मान लीजिए कहीं पे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है और आप उसके पक्षकार भी नहीं है, आप वहां काम भी नहीं करते हैं, आपका कोई हित भी नहीं है, आपका कोई रिलेटिव भी नहीं है वो इंसान, लेकिन फिर भी आप वहां जाकर के याचिका दाखिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम जो है वो वो पब्लिक जो है इंटरेस्ट में है। अब क्या है यहाँ पर कि उसका सीधा आपका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं भी हो, लेकिन जनता के हित में है, तो आप जो है उसके लिए जो है आप अदालत में जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो लोकस स्टैंडाई है उसका दायरा जो है वो विस्तृत हो गया। पहले कहाँ तक था? सिर्फ और सिर्फ पार्टीज तक था,
जो पीड़ित व्यक्ति हैं वही केस दाखिल कर सकते थे। बट अभी क्या हुआ, इसका दायरा जो है बहुत एक्सपैंड कर दिया गया और अभी कोई भी व्यक्ति जा करके केस दाखिल कर सकता है। किसके कारण हुआ ये? PIL के कॉन्सेप्ट के कारण। एग्जाम्पल हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए, लेकिन ये भी है कि आप हर चीज में PIL दाखिल नहीं कर सकते। आप अपने व्यक्तिगत मामले जो हैं उसमें PIL दाखिल नहीं कर सकते। मामला कैसा होना चाहिए? सार्वजनिक हित में होना चाहिए। इतनी बातें ध्यान रखिए। आप देख पा रहे एग्जाम्पल क्या है, अगर सरकार किसी व्यक्ति की संपत्ति बिना कानूनी अधिकार के अधिग्रहण कर ले तो यहाँ पर क्या होगा, केवल वही व्यक्ति जिसकी संपत्ति ली गई है उसको ही लोकस स्टैंडाई है, सिर्फ उसी को कोर्ट जाने का अधिकार है, सिर्फ उसी को सुने जाने का अधिकार है। ठीक है, वही कोर्ट के समक्ष जाके खड़ा हो सकता है, वही याचिका दाखिल कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी संपत्ति वो आपका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, अगर उसका अधिग्रहण किया जा रहा है तो वो कोई सार्वजनिक हित में नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लोकस स्टैंडाई किसको है? सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को है जिसकी संपत्ति अधिग्रहण की जा रही है। वहीं अगर हम दूसरी बात देखें कि लेकिन अगर किसी फैक्ट्री में प्रदूषण हो रहा है, आप उस फैक्ट्री में काम भी नहीं करते, आप वहां रहते भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री में प्रदूषण हो रहा है, फैक्ट्री की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है उससे वातावरण खराब हो रहा है, तो इससे इफेक्ट कौन हो रहा है? सभी लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे। तो ये क्या होगा, इसमें कोई भी नागरिक PIL के रूप में याचिका दायर कर सकता है, भले ही वह खुद सीधे प्रभावित नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा मीनिंग आप समझ सकते हैं। लोकस स्टैंडाई का मतलब हो गया राइट टू बी हर्ड इन कोर्ट, मतलब अदालत में सुने जाने का अधिकार। अब हम थोड़ा आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ PIL के बारे में थोड़ा हम समझते हैं। पहला, इसमें जनहित याचिका जो है यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है उसकी उत्पत्ति हुई कहाँ पर थी? भारत में तो इसकी उत्पत्ति हुई नहीं थी, तो कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले हुई थी कहाँ पर? अमेरिका में 1960 में। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंड है, अमेरिका में PIL को प्रतिनिधित्व विहीन समूहों और हितों को कानूनी या वैध प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए स्वीकार किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो अपने आप को कानून के समक्ष जाकर के रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो जो थे वो प्रतिनिधित्व विहीन थे, अनरिप्रेजेंटेड थे। वो मतलब कि ऐसे स्थिति में थे कि वो खुद जा करके कोर्ट में खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है PIL का, इसको स्वीकार किया गया था। थर्ड है, भारत में जनहित याचिका जो है सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद है। अब आप यहाँ पर एक टर्म देख रहे होंगे, न्यायिक सक्रियता। ये क्या है? न्यायिक सक्रियता आप इस तरीके से समझिए कि क्या होता है, जो जुडिशरी है हमारी यानी कि न्यायपालिका, वो उसका काम क्या है? वो कानून की व्याख्या करती है। ठीक है, लेकिन जब न्यायपालिका जब कानून की व्याख्या करने तक सीमित नहीं रहती है, वो बल्कि ये देखती है कि कहाँ पर जो सरकार है और जो हमारा लेजिस्लेशन है यानी कि विधायिका है वो कहाँ पर निष्क्रिय हो गई है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर उसने कानून बनाए ही नहीं है। तो वहां पर जो जुडिशरी है वो आती है सामने और वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जिससे कि जनता के अधिकारों का हनन नहीं हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक सक्रियता। मतलब जहां पर जो जुडिशरी है वो एक्टिव हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो लेजिस्लेशन है उसने विधान नहीं बनाया, यहाँ पर किसने कर दिया काम? न्यायपालिका ने कर दिया, तो उसको बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। और ये कॉन्सेप्ट भी वहीं से आया है, न्यायपालिका से कॉन्सेप्ट आया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, भारत में PIL की शुरुआत कब हुई? 1980 में। और पहला केस कौन सा था ये भी हम आगे देखेंगे, बट अभी मैं आपको बता देती हूँ, हुसैन आरा खातून का जो केस है वो सबसे पहले हुआ था, उसी से PIL की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब फिफ्थ हम पॉइंट देखेंगे, न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती को भारत में जनहित याचिका की प्रवर्तक माना जाता है। वैसे अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछा जाए ऑप्शनल क्वेश्चंस में, तो आप हमेशा वहां पे क्या टिक करेंगे? न्यायमूर्ति PN भगवती। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब आप VR कृष्णा अय्यर टिक करेंगे, नहीं तो न्यायमूर्ति PN भगवती ही जो है सही आंसर होगा। देखिए, AIB के एग्जाम में मैं कहती हूँ जरूरी नहीं कि इसमें से सभी चीजें पूछी ही जाएं, लेकिन अगर किसी चीज को पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पूरा जो है पढ़ लेना जरूरी है। इसलिए मैंने पूरा यहाँ पढ़ा दिया कि ताकि आपको सब अच्छे से एक बार में समझ में आ जाए। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट PYQ की सीरीज लेके आऊंगी उसमें आपको आंसर देने में बहुत सुविधा होगी।
ठीक है, तो इसीलिए मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। अब 6 पॉइंट क्या देखते हैं। PIL को हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अलावा और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि सामाजिक क्रियाज का सोशल एक्शन लिटिगेशन। अब सोशल एक्शन लिटिगेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हम किसी व्यक्तिगत अधिकारों की बात नहीं करते, ठीक है, बल्कि जो समाज में कमजोर वर्ग हैं, जो वंचित वर्ग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने की बात करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सोशल एक्शन लिटिगेशन। वहीं क्या दूसरी तरफ सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है, सेम ही वही है जिसमें सामाजिक हित की बात करते हैं हम। और थर्ड है वर्ग क्रिया याचिका यानी कि क्लास एक्शन लिटिगेशन। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि एक पूरे समूह के बारे में हम उसकी रक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसके कई नाम हो गए। अब हम देखते हैं थोड़ा PIL का अर्थ। ये चीजें जो है हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन वापस से एक बार कोई चीज सीरीज में बनी रहे इसके लिए उसको दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको जब PDF मिलेगा तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है पारंपरिक अधिकारता में केवल वही व्यक्ति अदालत जा सकता था जिसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन हुआ हो, ठीक है। इन ट्रेडिशनल लोकस स्टैंडाई ओनली दैट पर्सन कुड अप्रोच द कोर्ट हुज इंडिविजुअल राइट्स वर वायलेटेड। मैंने पहले ही बताया कि पहले ट्रेडिशनल रूल यही था कि जिसके राइट्स का वायलेशन हुआ है वही कोर्ट के समक्ष जा सकता था, ठीक है। लेकिन सेकंड बात इसमें क्या है, PIL इस पारंपरिक नियम का अपवाद यानी कि एक्सेप्शन है। मतलब जो ये पारंपरिक नियम था कि सिर्फ वही व्यक्ति कोर्ट जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, उसका एक्सेप्शन क्या हो गया, PIL हो गया। थर्ड पॉइंट है PIL यानी जनहित याचिका के अंतर्गत कोई भी जन भावना वाला व्यक्ति या कोई भी सामाजिक संगठन हो गया, यानी कि कोई भी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकार दिलाने के लिए न्यायालय जा सकता है। कोई व्यक्ति भी हो सकता है या व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, बस एक व्यक्ति भी वहां पर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि एक व्यक्ति नहीं हो सकता। लेकिन बात यह है कि वो एक व्यक्ति भी होना चाहिए जो तो उसके लिए जो किया जा रहा हो वो सामाजिक हित में हो, ठीक है। फोर्थ क्या है, PIL खासकर उन व्यक्तियों समूहों के लिए है जो निरक्षर हैं, अज्ञानी हैं या सामाजिक आर्थिक दृष्टि से प्रतिकूल दशाओं के कारण न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक है, उनके लिए है। अब हम थोड़ा समझते हैं फील्ड ऑफ PIL यानी कि PIL का विषय क्षेत्र कहाँ पर है, किन किन क्षेत्रों में PIL दाखिल किया जा सकता है और कहाँ पर दाखिल नहीं किया जा सकता। इससे क्वेश्चन बनते हैं AIB के एग्जाम में, इतना आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले क्या है, 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने PIL के रूप में प्राप्त याचिकाओं पर कार्यवाही के लिए कुछ दिशा निर्देशों को सूत्रित किया। कब, 1998 में। लेकिन उसके बाद क्या किया, 2003 में इसमें संशोधन किया गया। इनके अनुसार निम्नलिखित कोटियों में आने वाली याचिकाएं ही सामान्यतः जनहित याचिका के रूप में व्यवहित होंगी। अब जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है उसको मैं आपको बता देती हूँ शॉर्ट में, उसके बाद अगर आपको पूरा पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हैं। वैसे जो मैंने हाईलाइट किया उतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। पहला है बंधुआ श्रमिक। पहले हमने बात कर ली कि अगर बॉन्डेड लेबर है, कोई भी व्यक्ति जिनसे काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती, या तो उन्होंने कभी ऋण लिया था, मतलब उन्होंने कभी कर्ज लिया था किसी से उसके बदले में, या फिर किसी और रीजन की वजह से, ठीक है, तो उनसे अगर बॉन्डेड लेबर करवाया जा रहा है, बॉन्डेड लेबर का मतलब हो गया कि या आपको कम पैसे में काम करवाया जा रहा है या बिना पैसे के काम करवाया जा रहा है, ठीक है, तो वो हो गया बंधुआ मजदूरी। अगर ऐसा कोई मामला है तो कोई भी व्यक्ति जाकर के इसमें जो है याचिका दाखिल कर सकता है। दूसरा है उपेक्षित बच्चे। उपेक्षित बच्चे मतलब ऐसे बच्चे जिनका कि कोई नहीं है, ठीक है, उनके माता पिता ने उनको छोड़ दिया है, तो ऐसे बच्चे जो हैं अगर ये भी कहीं पे टहल रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं, ऐसे ही भीख मांग रहे हैं, तो इनके लिए भी याचिका दाखिल की जा सकती है। तीसरा है न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा। जो श्रमिक है उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही है कि वो अपना जो है घर चला सके, इतना भी नहीं मिल रहा है। तो अगर मिनिमम वेजेस भी वर्कर्स को नहीं मिल रहा है, एक बड़ी संख्या में वर्कर्स हैं, तो उनमें से भी कोई भी जाकर के या फिर कोई भी अन्य व्यक्ति जो है वो जाकर के यहाँ पर जो है याचिका दाखिल कर सकता है। फोर्थ पॉइंट हम आते हैं, क्या है, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत। जेल में जो कैदी हैं, ऐसा नहीं कि कैदी इंसान नहीं है, भले से वो जेल में है लेकिन फिर भी उनके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता है। तो अगर वहां पर कोई पीड़न किया जा रहा है तो उसकी शिकायत भी की जा सकती है, ठीक है। फिफ्थ क्या है, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका। अगर पुलिस किसी व्यक्ति का FIR दाखिल नहीं करती है तो वहां पर भी जो है PIL दाखिल किया जा सकता है। 6 है महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका। जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ, जैसे कि क्या हो रही है, जैसे
स्पेशली क्या, डाउरी हैरेसमेंट हो गई, डाउरी डेथ हो गई, रेप, मर्डर एंड किडनैपिंग। ठीक है, इन चीजों में जो है PIL किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे देखते हैं 7th पॉइंट क्या है, ग्रामीणों की सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न। मतलब ग्रामीण के गांव के ही जो व्यक्ति हैं उनसे दूसरे जो कुछ निचले स्तर के लोग हैं उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अनुसूचित जाति या जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुलिस द्वारा उत्पीड़न, जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं या फिर कुछ इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उन पे क्या हो रहा है कि पुलिस उन पे उत्पीड़न कर रही है, तो वहां भी PIL किया जा सकता है। 8 पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण संबंधी याचिकाएं। इसके संबंध में याचिकाएं तो बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, अभी आपको 2-3 तो अभी केस में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें किया जा सकता है। 9th है दंगा पीड़ितों की याचिकाएं। अगर मान लीजिए कहीं पे दंगा हुआ, वहां पर कुछ लोग घायल हो गए या फिर कुछ भी ऐसा हुआ उनके साथ, घर से उनको निकाल दिया गया, ऐसा कुछ भी हुआ, तो वहां पर क्या होगा, वहां भी याचिका दाखिल की जा सकती है। एंड 10th है पारिवारिक पेंशन। ठीक है, एक बड़े अगर मतलब कई लोगों का या फिर कुछ ऐसे लोगों का जिनका पेंशन नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, इस पेंशन पर कुछ आश्रित लोग होंगे। ठीक है, तो उनके भी लिए अगर वो कमजोर वर्ग के हैं, वो नहीं जा सकते हैं कोर्ट में, तो उनके लिए भी जो है याचिका दाखिल की जा सकती है। ये 10 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान रखिए। एक बार मैं फिर से कर देती हूँ। एक तो बंधुआ मजदूरी, उपेक्षित बच्चे, न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना। फिर नेक्स्ट क्या है, जेलों से दाखिल उत्पीड़न की शिकायत, पुलिस द्वारा मामला दाखिल नहीं किए जाने संबंधी याचिका, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ याचिका। उसके बाद ग्रामीणों के सह ग्रामीणों द्वारा उत्पीड़न और अनुसूचित जाति जनजाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पुलिस द्वारा उत्पीड़न, पर्यावरण प्रदूषण संबंधी याचिकाएं, दंगा पीड़ितों की याचिकाएं और पारिवारिक पेंशन संबंधी याचिकाएं, इतनी जो है की जा सकती हैं। अब नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि किन मामलों में PIL स्वीकार नहीं होगी। अभी तक हमने ये देखा कि PIL कहाँ कहाँ हो सकती है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट देखेंगे जहां पर PIL नहीं की जा सकती। फर्स्ट क्या है इसमें, मकान मालिक किराएदार के मामले यानी कि लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक व्यक्तिगत मामला है, ये कोई मामला सार्वजनिक हित में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है कभी भी PIL दाखिल नहीं की जा सकती, यहाँ पर PIL स्वीकार नहीं की जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। आप इतना बस समझिए कि जहां पर व्यक्तिगत हित है वहां पर PIL दाखिल नहीं की जाएगी। सेकेंड है सेवा संबंधी तथा वे मामले जो पेंशन और ग्रेचुइटी से संबंधित है। अब देखिए फैमिली पेंशन क्या थी, यहाँ पर क्या थी, फैमिली पेंशन थी जो आश्रितों के लिए थी, यहाँ पर आश्रित निर्भर थे इस पर। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, सर्विस मैटर एंड केसेस रिलेटेड टू पेंशन एंड ग्रेचुइटी जो है, इससे रिलेटेड जो है केस वो फाइल नहीं किए जाएंगे अगर वो निजी मामले हैं इसमें। तो थर्ड है केंद्र या राज्य सरकार के विभागों तथा स्थानीय निकायों के खिलाफ शिकायतें, उन मामलों को छोड़कर जो ऊपर बिंदु 1 से 10 से संबंधित है, जो आपने यहाँ पर देखा था, जो आपने ये 1 से 10 तक देखा, इनको छोड़ करके, ठीक है, अगर ये है इनको छोड़ करके अगर कोई स्थानीय निकाय है, कोई विभाग है, तो उनके ऊपर आप शिकायत नहीं कर सकते। अगर वो 10 मामलों में से आता है तब आप शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल या अन्य शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन। ठीक है, तो यहाँ भी क्योंकि पर्सनल मामला हो गया ना, तो इसमें नहीं हो सकती है। फिफ्थ है जल्दी सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय में दाखिल याचिकाएं। अगर आपकी सुनवाई जल्दी नहीं हो रही है तो आप क्या कर रहे हैं कि वहां पर अर्ली हियरिंग के लिए आप जाके वहां PIL दाखिल कर दे रहे हैं, तो ये आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ PIL यानी कि PIL के उद्देश्य। उद्देश्य जरूरी नहीं है कि एग्जाम में पूछे ही जाएं, लेकिन आपको पढ़ लेना चाहिए। पहला शासन की शुद्धता को बनाए रखना, ठीक है, मेंटेन द प्योरिटी ऑफ गवर्नेंस। 2 है क्या इसमें, सामाजिक आवश्यकताओं और मांगों पर ध्यान केंद्रित करना कि समाज में किस चीज पर मांग की जा रही है, सरकार का ध्यान भी इससे आकर्षित होता है। ठीक है, और तीसरा है टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का संरक्षण के लिए। एंड फोर्थ है समाज के कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना। इतना समझे क्या होंगे, ये सब सिंपल है। उसके बाद हम देखते हैं एक PIL सुओ मोटो। अब ये क्या होता है, सुओ मोटो क्या होता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है स्वतः संज्ञान। ठीक है, अब क्या होता है, जब न्यायालय स्वयं, मतलब एक तो ये होता है ना कि कहीं पे भी मान लीजिए कुछ भी ऐसा प्रदूषण हो रहा है या फिर कहीं भी उपेक्षित बच्चे हैं, उनके लिए कोई एक व्यक्ति जाकर के केस फाइल कर रहा है कोर्ट में। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी न्यायालय जो है वो स्वयं संज्ञान ले लेती है। अगर उसको पता चला कि यहाँ पर ऐसे काम हो रहा है, यहाँ पर बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, यहाँ पर बच्चों से काम करवाया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, इस जो है इसलिए न्यायालय क्या होती है कभी कभी स्वतः संज्ञान ले लेती है, वो खुद कॉग्निजेंस जाकर के ले लेती है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, PIL सुओ मोटो।
ठीक है, यहाँ पर क्या है, जब न्यायालय स्वयं बिना किसी पक्ष द्वारा याचिका दायर किए किसी मुद्दे को जनहित का मामला मानकर सुनवाई प्रारंभ कर देता है तो उसको बोलते हैं सुओ मोटो PIL। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, समाज के हितों के मामलों पर स्वतः कार्यवाही करना, विशेषकर जब प्रभावित वर्ग इतना कमजोर है कि वह न्यायालय तक पहुंच ही ना सके। तो वहां पर किसको एक्शन लेना पड़ता है, कोर्ट को। When the court stills itself without any petition filed by a party takes cognizance of a matter considering to be public interest, it is called suo motu PIL। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के सिद्धांत। तो सबसे पहला पॉइंट है अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में रिट दायर की जा सकती है। आपको भी पता है कि जो आर्टिकल 32 है उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 है इसके तहत हाई कोर्ट में रिट फाइल की जा सकती है। कोई भी तीसरा वर्ग पक्ष कमजोर वर्गों के मौलिक अधिकारों के हनन के लिए याचिका दायर कर सकता है। नेक्स्ट है, यदि मामला जो है सार्वजनिक महत्व का है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का है या संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, तो वहां पर PIL दाखिल की जा सकती है। और PIL जरूरी नहीं है कि आप जा करके कोर्ट में स्वयं जो है कि पर्सनली अपीयर आप हो तब जाके आप केस फाइल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पत्र, टेलीग्राम, पोस्ट कार्ड किसी भी रूप से PIL को भेज सकते हैं और वहां पे PIL स्वीकार कर लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट यह है आर्टिकल 14 एंड 21, अगर इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो यहाँ पर न्यायालय हस्तक्षेप जो है वो करेगा। नेक्स्ट क्या है, इसमें बात रखी गई पूर्व न्याय यानी प्रेसिडेंट, यानी कि अगर किसी केस में न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है तो क्या आगे जो आने वाले केस होंगे उन पर वो बाध्यकारी होगा कि नहीं। तो ये पूर्व न्याय बाध्यकारी होगा या नहीं ये डिसाइड कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय। याचिका की प्रकृति पर यह निर्भर करेगा। फिफ्थ है लोकस स्टैंडाई के नियम जो है सामान्य नियम PIL में शिथिल कर दिए गए हैं। ठीक है, सामान्य नियम क्या था कि सिर्फ पार्टी जा सकती है कोर्ट, और उसमें अब क्या है PIL उसमें जो है उसको शिथिल कर दिया है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, ये देखते हैं कि जनहित याचिका के दुरुपयोग को रोकने के 3 उपाय। और यहाँ पर एक जस्टिस हैं, जस्टिस सोराबजी, इन्होंने गाइडलाइंस दिए थे कि कब हम जो है जनहित याचिका के दुरुपयोग को कैसे रोक सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि जनहित याचिका जो है यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो कभी कभी इंसान व्यक्तिगत हित के लिए कर देता है। जैसे कोई चुनाव आ रहा है तो इन सब में क्या होता है कि अपनी जो है बात बढ़वाने के लिए, अपनी बात जो है रखने के लिए वो ऐसी चीजें करते हैं कि PIL दाखिल कर देते हैं किसी भी चीज के लिए। तो वहां पर ये देखना जरूरी है। तो किसमें जो है उसको जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। पहला इसमें पॉइंट है तुच्छ या महत्वहीन मामलों में PIL शुड नॉट बी एडमिटेड इन ट्रिवियल और इनसिग्निफिकेंट मैटर्स। ठीक है, जो बहुत छोटे मामले हैं, कोई महत्व ही नहीं उनका, तो उसमें PIL दाखिल करने की कोई जरूरत नहीं, उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सेकंड है जहां योजनाएं या सामाजिक अधिकार पहले से ही अन्य उपाय द्वारा संरक्षित है वहां PIL को निरस्त कर देना चाहिए। ठीक है, जहां पर ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है किसी एक्ट के तहत, कोई और उनको रेमेडी मिल गई तो वहां पर PIL दाखिल करने की जरूरत नहीं है। थर्ड है यदि याचिका का उद्देश्य केवल निजी लाभ, प्रचार या किसी को बदनाम करना है तो वहां पर भी इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। 3 रूल बताएं जस्टिस सोराबजी ने। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज, क्योंकि जो PIL है वो केस लॉ पर ही बेस्ड है, तो केसेस देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है और एग्जाम में AIBE के PIL से केसेस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फर्स्ट केस देखते हैं। फर्स्ट केस क्या है, जीजा घोष वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब का केस है, 2016 का है। यहाँ पर क्या हुआ, जो जीजा घोष है इनको एक बीमारी थी क्या, सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित थी। इसमें क्या होता है, मस्तिष्क जो होता है हमारा वो असामान्य विकास कर लेता है या फिर मस्तिष्क जो है डैमेज जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ जो है कि जैसे चलने फिरने में दिक्कत होती है, ऐसी दिक्कत होती है यहाँ पर। तो ये क्या थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थी। ये इन्हें कोलकाता से गोवा जाने वाली जिस स्पाइस जेट है उसकी उड़ान से बीच में ही उतार दिया गया। एयरलाइंस ने ये कारण दिया कि ये असुविधाजनक और असुरक्षित है। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह कार्य अमानवीय और भेदभावपूर्ण है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आर्टिकल 14 और 21 का, आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की, समता के अधिकार की, और 21 बात करता है राइट टू लाइफ।
विद डिग्निटी की भी हम बोल सकते हैं कि हमें जीवन जीने का अधिकार है विद डिग्निटी, सम्मान के साथ। तो यहाँ पर बीच में उनको उतार दिया गया तो उनका सम्मान, इसमें तो उनके सम्मान का हनन हुआ ना। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है, कोर्ट ने ये बोला। और न्यायालय ने स्पाइस जेट है उनको दोषी मानते हुए 10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और कहा कि जो विकलांग व्यक्ति है उनको गरिमा और समानता के साथ जीने का अधिकार है। इंग्लिश में भी है, यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट केस है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसी केस से पीआईएल की शुरुआत हुई थी। इतनी आप यहाँ पे बात ध्यान रखें। तो यहाँ पर क्या हुआ इस केस में कि जो बिहार में जेलों में हजारों अंडर ट्रायल कैदी सालों से बिना सुनवाई बंद थे। ठीक है, जिस चीज के लिए इन पर ट्रायल चल रहा था, अगर उसके लिए इनको सजा मिलती भी तो जितने साल से जेल में रह रहे थे उससे कम की सजा इनको मिलती। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि इतनी लेट जो है ट्रायल इनकी हो रही थी कि वैसे ही बिना सुनवाई के वो जेल में बंद थे, बिहार के जेल में। तो हुसैन आरा खातून जो थी, इन्होंने एक जनहित याचिका दाखिल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या दिया, स्पीडी ट्रायल मौलिक अधिकार है, मतलब तुरंत से तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आया, स्पीडी ट्रायल जो है वो मौलिक अधिकार है। इनकी जो है ट्रायल जो है इतनी स्लो चल रही थी कि केस जितने दिन इनको केस के बाद जेल में रहना पड़ता उससे ज्यादा तो ये ट्रायल में रह चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात की गई और अनुच्छेद 21 के तहत शीघ्र न्यायिक सुनवाई आवश्यक है। आर्टिकल 21 में इसको जोड़ दिया गया, स्पीडी ट्रायल को भी, और कोर्ट ने कैदियों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया। नेक्स्ट केस क्या है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस 1988। इसमें आपको 3 केस मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक गंगा पॉल्यूशन केस मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। एक मिल जाएगा आपको ओलियम गैस लीक केस जो कि 1986 का है। दूसरा मिल जाएगा आपको गंगा पॉल्यूशन केस 1988 का है। और तीसरा मिल जाएगा ताज ट्रेपेजियम केस 1997 का केस। ये 3 केस है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। तो आप यहाँ पर ईयर याद रखिएगा ताकि अगर एग्जाम में ईयर वाइज क्वेश्चन पूछे तो आप वहां पर इसको सही टिक कर सकें। मैंने तीनों ही केस यहाँ पर ले लिया है। तो पहला है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पॉल्यूशन केस 1988। इसमें क्या था, जो गंगा नदी में थे उनमें क्या था, जो कारखाने थे और जो टेनरी थी उनसे होने वाले प्रदूषण के खिलाफ एमसी मेहता ने जनहित याचिका दायर की। अब जितने भी कारखाने थे जिसमें गंदा पानी निकलता था वो गंगा नदी में जा रहा था, तो उससे जो है गंगा नदी प्रदूषित हो रही थी। तो इसके लिए जो एमसी मेहता है इन्होंने एक याचिका दायर की। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को उचित शोधन संयंत्र लगाना अनिवार्य है। मतलब वो ऐसी चीजें वहां पर लगाएं जिससे गंदा पानी जो है उसको थोड़ा तो साफ किया जा सके, उसके बाद उसको नदी में प्रवाहित किया जाए। ठीक है, कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्यावरण की जो रक्षा है वो आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। नेक्स्ट केस क्या है, ये भी एमसी मेहता के नाम से ही है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और केस क्या है, ओलियम गैस लीक केस 1986 का। अब ओलियम गैस लीक में क्या हुआ था, थोड़ा इसको समझते हैं। दिल्ली में क्या था, एक श्रीराम फूड एंड जो है फर्टिलाइज्ड लिमिटेड की फैक्ट्री थी। ठीक है, इसी नाम से वो फैक्ट्री थी। अब इस फैक्ट्री में क्या हुआ, एक दिन ओलियम गैस का रिसाव हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि वहां पर एक वकील था जिसकी मौत हो गई, कई लोग बीमार हो गए। अब आप एक बात समझिए कि केस कब आया, 1986 में, और इसकी जस्ट पहले 2 साल पहले कब हुई थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी कब, 1984 में। अब तुरंत इतनी बड़ी घटना हुई हो और 2 साल बाद 1986 में फिर एक ऐसी घटना हो जाए फैक्ट्री की वजह से, तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है उसके लिए चिंता बढ़ जाती है कि इसकी जो है उसको जो सेफ किया जाए। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। इसी केस से आया था, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या होता है कि अगर आप कोई हानिकारक चीज कहीं पर भी स्थापित कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसका पूरा ख्याल रखें और बिना अपवाद के, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन मिलेगा ही नहीं आपको। एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यही कहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यहाँ पर आया। अब आप इसका फैक्ट समझ गए, एक बार हम यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं। दिल्ली में श्रीराम फूड एंड फर्टिलाइजर फैक्ट्री से ओलियम गैस का रिसाव हुआ, कई लोग प्रभावित हुए, एक अधिवक्ता की मृत्यु हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो खतरनाक उद्योगों के लिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी का नियम लागू होगा, इसमें कोई अपवाद या बचाव स्वीकार नहीं होगा। यह निर्णय अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ माना गया।
अब तीनों जो केस है एक बार उसका समरी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये वाला केस मैंने रखा नहीं है बट यहाँ पे मैंने रख दिया है ताकि आप समझ पाओ। तो इसमें ओलियम गैस लीक केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी के प्रिंसिपल का सिद्धांत विकसित किया गया और यह भी पीएल थी। और इसमें कोर्ट ने कहा कि उद्योगों में जो इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी है, ठीक है, जिससे पर्यावरण की क्या होगा, रक्षा हो सके। आर्टिकल 21 के तहत जो पर्यावरण की रक्षा है वो आर्टिकल 21 का हिस्सा है। तीसरा था इसमें जो ताजमहल पर प्रदूषण हो रहा था, नहीं जो ये था कि जो बहुत प्रदूषण हो रहा था उसकी वजह से जो ताजमहल है उसका रंग जो है वो खराब हो रहा था। तो यहाँ पर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल को गैस व उद्योग प्रदूषण से बचाने के लिए इसमें आदेश दिए थे। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट केस क्या है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। ये केस आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि राजस्थान में भवरी देवी नामक एक महिला थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने क्या हुआ था कि एक बाल विवाह हो रहा था, उस बाल विवाह को इन्होंने रोक दिया था, ठीक है। अब इसके बाद जो वहां के लोग थे वो वहां पर गुस्साए हुए थे और उन्होंने क्या हुआ, एक कार्यस्थल पर जहाँ ये काम करती थी वहां पर इनका सामूहिक बलात्कार किया गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो विशाखा नामक, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये जो विशाखा है ये अलग है, ठीक है। एक भौरी देवी थी, इनका रेप किया गया था। उसके बाद जो विशाखा नामक एक एनजीओ है इसने जनहित याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के तहत महिलाओं की गरिमा और समानता को संरक्षित किया। कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने हेतु विशाखा गाइडलाइंस जारी की। और आप एक एक्ट पढ़ते होंगे, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्क वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 का केस, हिंदी में इसका नाम है कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। ये जो एक्ट बना है वो इसी केस के प्रभाव में बना है, ठीक है। जब ये केस आया था इसके प्रभाव से ही वो एक्ट बना हुआ है, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न का रोकथाम। नेक्स्ट केस है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1981। अब इस केस को क्या बोलते हैं हम, जजेस ट्रांसफर केस। इतनी बात पहले आप ध्यान रखें कि जजेस ट्रांसफर केस कौन से केस को जाना जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजों की नियुक्ति और स्थानांतरण में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो जज हैं उनकी नियुक्ति और जो उनका ट्रांसफर हो रहा है उसमें कार्यपालिका की भूमिका होगी। अब कार्यपालिका ने क्या किया, कुछ जज से जो उनकी नियुक्ति को रोक दिया, कुछ लोगों का ट्रांसफर कर दिया बिना पूछे। तो यहाँ पर क्या हो गया, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, जुडिशरी की जो स्वतंत्रता की हम बात करते हैं आर्टिकल 50 में कि कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथककरण रहेगी, तो उसका वॉयलेशन हो गया यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर जनहित याचिका दाखिल की गई और कोर्ट ने इसमें बोला लोकस स्टैंडाई का विस्तार यहाँ पर किया और ये बोला कि जनहित याचिका को यहाँ पर मान्यता दी गई और ये बोला कि कोई भी जो है इसके संबंध में भी याचिका दाखिल कर सकता है। यह फैसला पीआईएल जुरिस्प्रूडेंस की नींव मानी जाती है 1981 की। 80 में कौन सी केस आई थी, हुसैन आरा खातून की, और 81 में फिर कौन सी है, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो उसके जस्ट बाद ये केस आई थी। इसमें जो है जो पीएल है उसको एक्सपैंड किया गया था। नेक्स्ट केस है क्या, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। अब इसमें थोड़ा सा फैक्ट हम समझते हैं। इसमें एक एनजीओ थी, उसने सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखा और ये बताया कि जो हरियाणा में ईंट भट्ठे हैं वहां पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बना करके रख दिया गया है, उनसे काम करवाया जा रहा है, किसी को कम पैसों में, किसी को बिना पैसों के, इस तरीके से। और यहाँ पर पीएल जो है वो चिट्ठी के माध्यम से की गई और पहले मैंने बताया था कि पत्र के माध्यम से और जो है हो सकती है, ठीक है। तो ये एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट बना, समझते हैं थोड़ा इसको। बंधुआ मजदूरों की दयनीय स्थिति पर बंधुआ मूर्ति मोर्चा संगठन, ठीक है, ये एक एनजीओ थी, इसने जनहित याचिका दायर की सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि बंधुआ मजदूरी प्रथा अनुच्छेद 21 जीवन व स्वतंत्रता, अनुच्छेद 23 बालाश्रम प्रतिषेध और अनुच्छेद 24 बाल श्रम प्रतिषेध, यहाँ पर बच्चों को भी काम करवाया जा रहा था, इसके जो है इसका उल्लंघन है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि सभी बंधुआ मजदूरों की पहचान कर उन्हें मुक्त कराया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट केस क्या है, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं एसी यार्ड वर्कर केस 1982, ठीक है। और एक सेम का केस आपको यही मिल जाएगा, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
1982। और ये कब का केस है? सेम ही दोनों, ठीक है। तो ये दोनों केस सेम है, बस यहाँ पर लिखा है PUDR केस। बस मैंने इसलिए लिखा है कि अगर कभी इस नाम से भी केस आ जाए तो आप ये समझ जाना कि केस यही है, या तो PUDR के नाम से केस आ जाए या तो एशियाड वर्कर केस के नाम से ये केस आ जाए, तो आप ये समझिए कि केस एक ही है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, जो एशियाड गेम्स होते हैं उसका आयोजन कहाँ पे हो रहा था? दिल्ली में हो रहा था, ठीक है। तो ये हुआ कि जो PUDR है उसने यहाँ पर PIL किया। ये जो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स है, ये एक NGO थी, इसने PIL किया और ये बताया कि जो एशियाई खेल में लगे जो मजदूर हैं, मतलब जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उस खेल में, उनको क्या हुआ कि बहुत कम मजदूरी दी जा रही है, उनको बहुत लंबे टाइम तक काम करवाया जा रहा है, उनको बहुत खतरनाक परिस्थितियों में भी काम करना पड़ रहा है। ये किसने बोला? पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स NGO ने बोला, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला, 1982 एशियाड खेलों के दौरान निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी और सुरक्षित कार्य वातावरण नहीं दिया गया। तो पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स ने PIL दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी न देना अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। कोर्ट ने मजदूरों के लिए न्याय संगत व मानवीय कार्य स्थितियों को मौलिक अधिकार का यहाँ पर हिस्सा माना। सेम ही केस है, इसमें PUDR ने PIL दायर की, जिसका आरोप था कि 1982 के एशियाई जो खेल थे उसके निर्माण कार्यों में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करवाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी न देना जबरन श्रम है और अनुच्छेद 23 बलात्कार श्रम निषेध का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि मजदूरों को न्याय संगत व मानवीय कार्य परिस्थितियां प्रदान करना राज्य का दायित्व है। नेक्स्ट केस पे हम आ जाते हैं, शीला बारसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1983। शीला बारसी जो थी ये एक पत्रकार थी और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी। इन्होंने PIL दाखिल किया, किस लिए? इन्होंने बोला कि जो जेलों में हैं तथा पुलिस हिरासत में जो महिला कैदी हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उनके साथ यौन शोषण हो रहा है, उनके साथ हिंसा की जा रही है। तो इस पर सवाल उठाने के लिए शीला बारसी ने PIL फाइल किया। यहाँ पर क्या था, पत्रकार शीला बारसी ने PIL दायर की, जिसमें कहा गया कि पुलिस हिरासत में जो महिलाएं हैं उनका शारीरिक व मानसिक शोषण की वो शिकार हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला बंदियों की पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए, ठीक है। जो महिला जो गिरफ्त में ली जा रही है, जो गिरफ्तारी की जा रही है, चाहे वो कैदी हो या फिर जो है पुलिस की हिरासत में हो, ठीक है, उनकी पूछताछ किसके द्वारा की जाए? सिर्फ महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा की जानी चाहिए। जो पुरुष मतलब पुलिस अधिकारी हैं वो उनका शारीरिक मानसिक रूप से शोषण कर रहे थे, तो यहाँ पर बोला गया कि उनकी पूछताछ केवल महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही की जानी चाहिए। कोर्ट ने हिरासत में महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिशा निर्देश में जारी किए थे। एक फिर दूसरा केस आ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, सेंट्रल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2G स्पेक्ट्रम स्कैम 2002। अब सबसे पहले हम समझते हैं 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ क्या था। अब ये एक राजनीतिक विवाद था। इसमें क्या था, जो 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस है उसको बेचने के लिए, आवंटित करने के लिए एक नियम बनाया गया। क्या था? फर्स्ट कम फर्स्ट गो, ठीक है, फर्स्ट टू सर्व बेसिस पर था। ये है क्या, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है इसको पहले हम थोड़ा सा समझते हैं। 2G स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक रेडियो तरंग होती है जिसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। अब इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, मोबाइल जो कंपनियां होती हैं वो इसका यूज करती हैं, ठीक है, कॉल देने के लिए, और जो सर्विस मतलब जो फोन हम यूज करते हैं उसके लिए इस तरंगों का यूज किया जाता है। अब 2G स्पेक्ट्रम क्या था, देखिए पहले क्या था, 1G नेटवर्क था। अब जो 1G नेटवर्क था उससे सिर्फ वॉइस कॉल हो सकता था और उससे कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन जब 2G आया, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ कि हम SMS भी लिख सकते थे टेक्स्ट में, कुछ इंटरनेट सेवा भी इससे शुरू हुई थी। अब इसको क्या हुआ कि जो सरकार है उसने ये कर दिया कि इसमें क्या होता था कि सरकार ने बोला कि जो पहले आएगा, जो पहले मतलब यहाँ पर आवेदन करेगा उसको पहले लाइसेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस 2008 में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर बहुत कम कीमत पर दी है। मतलब जो पहले आके उसने कम कीमत भी दी है उसको लाइसेंस मिल गया। यहाँ पर इसके लिए मोबाइल कंपनियों को यहाँ पर लाइसेंस दिया जाता था इसका यूज करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी CPIL ने PIL दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह मनमाना और भ्रष्टाचार पूर्ण है। कोर्ट ने 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक साधनों का आवंटन पारदर्शी नीलामी से होना चाहिए, यहाँ पर नीलामी लगाई जानी चाहिए, इनसे बोला कोर्ट ने। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि 2G स्पेक्ट्रम क्या था, मोबाइल में यूज करने के लिए एक रेडियो तरंग थी जिसका यूज किया जाता था कॉल
के लिए थोड़ा उसमें अच्छी सुविधा हो। तो जब 2G आया तो उसमें इंटरनेट की सुविधा भी उसमें थोड़ी बहुत होने लगी थी। तो यहाँ पर क्या किया गया कि कम पैसे में ही लाइसेंस दे दिया गया, इसके लिए कि जो पहले आवेदन करेगा उसको मिल जाएगा इसके बेसिस पर। बट यहाँ पर क्या प्रोसेस होनी चाहिए थी, नीलामी की होनी चाहिए, बट वो सरकार ने नहीं किया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ये बहुत ही भ्रष्टाचारपूर्ण है और मनमाना है। और यहाँ पर उसने किसने लाइसेंस रद्द किए, 122 स्पेक्ट्रम लाइसेंस रद्द किए। और ये किसकी वजह से संभव हो पाया, PIL की वजह से। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट केस ये भी है। दूसरा एक केस है मनोहर लाल शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं कोल स्कैम, 2014 का केस है। इसमें क्या हुआ था, जब 1993 में और 2010 में इसके बीच में जो सरकार है उसने जो कोयला खदान है उसको क्या कर दिया था, उसको निजी कंपनियों को दे दिया था और कुछ को सरकारी कंपनियों को दे दिया था, मतलब उनका निजीकरण कर दिया था। और पर रूल क्या था यहाँ पर कि इनको ये नीलामी से देना चाहिए था, बट इन्होंने क्या किया, नीलामी करवाई ही नहीं, सीधे आवंटन कर दिया, कुछ प्राइवेट कंपनियों को कुछ गवर्नमेंट कंपनियों को, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नीलामी नहीं करवाई। अब 2012 में क्या किया गया कि जो कैग होते हैं, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, वो अपनी जब रिपोर्ट पेश करते हैं तो उन्होंने बोला कि इससे तो सरकार को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उसने ये बताया। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला वो सुनते हैं हम। 1993 से 2010 के बीच में सरकार ने कोयला खदानों के ब्लॉकों का आवंटन बिना नीलामी के किया। यहाँ पर नीलामी से करनी चाहिए थी, बट उन्होंने नीलामी नहीं की, कुछ कंपनियों को जो है कोयला खदान को कुछ निजी कंपनियों को दे दिया, कुछ सरकारी कंपनियों को दे दिया। अब PIL दायर कर कहा गया कि ये प्रक्रिया मनमानी है और भ्रष्टाचारपूर्ण है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोयला ब्लॉकों का आवंटन गैर कानूनी है। कोर्ट ने 214 में से 218 कोयला ब्लॉक आवंटन रद्द कर दिया, मतलब 218 में से 214। ठीक है, इसमें से 218 जो थे वो रद्द कर दिया क्योंकि वो मनमाने थे। कोर्ट ने दोहराया कि प्राकृतिक संसाधनों का आवंटन पारदर्शिता से होना चाहिए। जो बात इसमें यहाँ पर कही थी वही बात सेम, मतलब नीलामी होनी चाहिए थी यहाँ पर। अभी अब हम जो है लास्ट पेज पर आ गए हैं, तो अब हम ये देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि फर्स्ट PIL इन इंडिया कौन सा था, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला क्या है, हुसैन आरा खातून केस, ये सबसे पहला केस था, 1980 में ये केस हुआ था। ठीक है, भारत में पहला केस हुसैन आरा खातून का केस था। इसमें क्या वो आया, स्पीडी ट्रायल का कॉन्सेप्ट इसमें आया था। ठीक है, दूसरा PIL फॉर OBC रिजर्वेशन, OBC के रिजर्वेशन के लिए भी PIL दाखिल किया गया था। कौन सा केस था, इंदिरा साहनी केस। और इसमें केस में क्या था, OBC जो वर्ग है उसके लिए 27% आरक्षण दिया गया था। तीसरा है प्रिंसिपल इन कमलनाथ केस, कमलनाथ का जो एक केस था उसमें प्रिंसिपल क्या आया, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। अब ये क्या है, कमलनाथ का केस हम समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि हिमाचल प्रदेश में एक नदी है, 20 नदी। ठीक है, अब कमलनाथ क्या था, यहाँ पर ये पर्यावरण मंत्री थे। अब सरकार ने क्या किया, इस नदी के किनारे इनको भूमि आवंटन कर दी और इन्होंने क्या किया, उस भूमि पर होटल बनाने के लिए जो वहाँ की पानी जा रही थी उसकी दिशा मोड़नी चाहिए। ठीक है, इन्होंने ये करना चाहा। तो यहाँ पर PIL दाखिल किया गया और कोर्ट ने ये बोला कि आप कोई भी ऐसी चीज यूज नहीं कर सकते जो कि प्राकृतिक संसाधन की चीजें हैं। ये प्राकृतिक संसाधन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ये सामूहिक संपत्ति है। अगर गवर्नमेंट को इसको दिया जा रहा है तो गवर्नमेंट यहाँ पर एक ट्रस्टी के रूप में है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो इसको सही से सहेज के रखे, इसको संरक्षित करे और सामान्य जनता के लाभ के रूप में इसको आवंटित करे। उसको आवंटित करे क्या मतलब समाज जो है उसको, हर वर्ग उसको यूज कर सके, किसी एक व्यक्ति को देकर के उसको निजीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही सिद्धांत आया था पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का मतलब यही हो गया कि पब्लिक की जो चीजें हैं, मतलब जो प्राकृतिक संसाधन है, वो एक ट्रस्ट के रूप में सरकार के पास रहती हैं। ठीक है, और सरकार को उनका जो है सबको उनको यूज कर देना चाहिए, सरकार को उसको संरक्षित करना चाहिए। यही बात आई। PIL मस्ट सर्व जेन्यून पब्लिक इंटरेस्ट नॉट पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव्स। जो PIL है केवल वास्तविक जनहित के लिए होनी चाहिए, व्यक्तिगत या राजनीतिक हित के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये बात भी बोली गई थी कोर्ट के द्वारा। तो हमने जितना भी चीजें था सब पढ़ लिया है। मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। जैसा भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। इसका जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा PIL के PYQ देखेंगे हम AIBE के। ठीक है, तो इसका PDF अगर आपको चाहिए
तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी। इसके पहले की जो दोनों वीडियो हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और कॉन्ट्रैक्ट की, वो चाहें अगर आप तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ जाकर के देख सकते हैं। और एक पूरा प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाया है। मैंने उसका जो है मतलब उसका सिलेबस में डिस्कशन किया हुआ है और उसके पीवाईक्यू भी मैं करवा रही हूँ। मैंने कुछ एमसीक्यू भी करवाए हैं, तो आप चाहें तो जा करके प्लेलिस्ट में से सब देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट का भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।